थे आपके रिफ्लेक्शन टेक्निक्स पर। रिफ्लेक्शन टेक्निक्स में मैंने कहा था नॉर्मल किसी हाई राइज बिल्डिंग या हिल के केस में आप उठाते हैं इस रिफ्लेक्शन मेथड में सिंपल सी चीज़ ऑन अर्थ जो आपके कहलाएगा इको मेथड। अगर आप जो है नॉर्मल डिस्टेंसेस पे मून सरी के डिस्टेंसेस पर है या कहा जाए आपको डिस्टेंस ऑफ प्लेन से ऐसा कुछ निकालना है, देन आप जाते हैं राडार मेथड, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तीसरा मैंने कहा था अगर आप अंडर वाटर जाएंगे तो अंडर वाटर में राडार में जो आप वेव्स इस्तेमाल करते हैं रेडियो वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दीज आर एब्जॉर्ब बाय द वाटर। और अगर पानी ने एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी के केस में आप जिस चीज़ का यूज़ कर रहे थे वो थी सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का मतलब है वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज। 20 किलोहर्ट्ज बोले तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड वेव्स का आप इस्तेमाल करते हुए जा रहे हैं। और फाइनल मैंने कहा था अगर और लंबे डिस्टेंसेस पे जाओगे तो फिर हम यूज़ करेंगे आपके लिए लेज़र बीम का। जब आपको इतना याद आता है तो कुछ और चीज़ें याद दिलाऊँ इसमें। ये मैंने कहा आपके ट्रायंगुलेशन और मैंने कहा इको मेथड से तीसरे नंबर पे। इसके बाद हमने जिन मेथड की चर्चा की थी उन मेथड्स को भी मैं नाम याद दिला देता हूँ, उनके बारे में एक एक लाइन याद दिलाऊंगा। तीसरे नंबर पे आपने पढ़ा था जो डिस्टेंसेस ऑफ दी, जो काफ़ी लंबे डिस्टेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल डिस्टेंसेस ऑफ द नियर बाई स्टार और अ प्लेनेट, इनके डिटर्मिनेशन के लिए आप जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं वो मेथड है अपना पैरेलैक्स मेथड। और पैरेलैक्स मेथड क्या था? पैरेलैक्स मेथड मैंने कहा था कि अगर आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज करते हैं तो एक ही ऑब्जेक्ट दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स अगर देखोगे तो उसकी पोजीशन में एपरेंट चेंज नज़र आता है। और ये एपरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स। और सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल दिया था, आप एक पेन ले लें, किसी भी बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बैकग्राउंड आप जो है कुछ भी देख लें, कोई हमने कहा कील घड़ी हो, कोई बॉक्स रखा हो, उसके रिस्पेक्ट में अपने खुद के आईज चेंज करें, एक बार लेफ्ट आई, एक बार राइट आई, एक बार लेफ्ट आई। अगर आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज कर रहे हैं देन डेफिनेटली ऐसा अनुभव होगा कि पेन शायद अपनी जगह से इधर उधर एपरेंटली डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये था पैरेलैक्स मेथड। और ये जो आपका किसी भी पॉइंट को आप दो अलग अलग जगहों से ऑब्जर्व करते हैं, तो अभी तो जो मैं एग्जांपल ले रहा था उसके मैं ले लेता हूँ एक लेफ्ट आई और एक राइट आई। आपको मालूम था गैप विद इन द टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट से आपके लिए कहलाता था बेसिस। और जो भी एंगल फॉर्म होता था ये एंगल क्या कहलाता था? पैरेलैक्टिक एंगल और एंगल ऑफ पैरेलैक्स यानी कि थीटा। पैरेलैक्स मेथड मैंने आपसे कहा था किस बात पर बेस्ड होगा? अगर आपको पैरेलैक्स मेथड में किसी फार डिस्टेंट स्टार को प्लेनेट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे? आप अर्थ पर दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेलेक्ट करेंगे कहीं हैविंग सफिशिएंट डिस्टेंस। एक बार आप इससे अपने इस प्लेनेट को ऑब्जर्व करें, एक बार आप इस प्लेनेट से ऑब्जर्व करें, कोई दिक्कत नहीं। जब आप ऑब्जर्व करेंगे सो फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू अ डिस्टेंस स्टार या मैंने कहा वर्टिकल, इस एंगल को आप मेजर कर लें। ये एंगल मैंने मान लिया आप मेजर करते हैं φ1। ऐसे आप इस साइड से भी दूसरा एंगल भी मेजर कर लें और ये आपका हो गया φ2। अगर आपने ये एंगल्स φ1 और φ2 मेजर किए तो आपको अपने आप समझ में आएगा। सिंपल ज्योमेट्री की हेल्प ले लेंगे। ये जो आपका पैरेलैक्टिक एंगल आ रहा है टोटल थीटा, ये थीटा काय की इक्विवेलेंट हो जाएगा? ये थीटा इक्विवेलेंट हो जाएगा φ1 प्लस φ2 के। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि ये डिस्टेंस आपका कितना है, दैट इज द बेसिस ऑफ द पैरेलैक्टिक एंगल। ये हम डिस्टेंस सपोज कर लेंगे आपका कितना है, ये s मान लिया। और आप एक सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फॉर्मूला जिसमें चर्चा करूंगा? आप इस्तेमाल करेंगे एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। जैसे आप इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपका एंगल होगा φ1 प्लस φ2। ये आपका टोटल पैरेलैक्टिक एंगल हो गया। आर्क यानी कि आपने कहा b और रेडियस यानी s, और अपने आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो s इज इक्वल्स टू b अपॉन φ1 प्लस φ2। और 11th में इतना अंदाज लग जाता है, s इज इक्वल्स टू b अपॉन φ1 प्लस φ2। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा ये मेजरमेंट के आपने मेथड जो पिछले टर्न पर देखे
ट्रायंगुलेशन, इको राडार, सोनार वगैरह, और मैंने कहा कौन सा मेथड, पैरेलैक्स। देन इसके बाद हमने जो 2 मेथड और डिस्कस किए थे, एक बार मैं उनको भी इन शॉर्ट याद दिला देता हूँ ताकि जिनको कोई डाउट था वो क्लियर हो जाए। चौथा मेथड जो आप पढ़ रहे थे वो आपका था कोपरनिकस मेथड, और कोपरनिकस मेथड पे जब हम जाएंगे तो कोपरनिकस मेथड जिन प्लेनेट्स के लिए लगना था वो आपसे कहा था, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर इंफीरियर प्लेनेट्स। इंफीरियर प्लेनेट्स मतलब प्लेनेट्स विच आर क्लोजर टू सन देन द अर्थ, जो अर्थ के कंपैरिजन में सन के ज़्यादा पास हैं, हम कह सकते हैं सन के इंटीरियर प्लेनेट्स। अंदर वाले प्लेनेट्स नाम भी आप बताए थे, इनमें जो आपके नाम आते हैं वो नाम जनरली आपको मालूम है, पहले ही प्लेनेट आता है, एक आपका होगा मरकरी और एक आपका होगा वीनस। अब सवाल आता है इन प्लेनेट्स का अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आप क्या काम करेंगे, तो आपसे ये बताया जाता है कि जब आप इन डिस्टेंसेस पर जाते हैं तो मैं सपोज आउट करता हूं, अगर ये मेरे लिए सन है, ठीक, इस सन के अगेंस्ट आप देखें बहुत सिंपली हम यहाँ पर लेंगे एक ये ऑर्बिट, कोई भी इंफीरियर प्लेनेट जो आप मान चल सकते हैं मरकरी, और एक ऑर्बिट मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने मान ली ऑर्बिट हम ले लेंगे फॉर दी अर्थ। अगर आपने दोनों ऑर्बिट लिए हैं तो पहली चीज जो आपसे बताई जाती है, यहाँ मैं प्लेनेट मान लेता हूँ, चलो यहाँ कहीं मैंने सपोज कर लिया ये आपका प्लेनेट, और ये आपको दिखता रहे तो मैंने कहा ये कौन है, ये आपका सन, ठीक है, ऐसे मान लिया, मजेदार सा दिखेगा नोटेशन से ही। अगर ये प्लेनेट है और ये सन है तो सबसे पहली चीज जो आप बताई जाती है वो आपसे बताया जाता है कि सन और पी हम मान लेंगे यहाँ कहीं अर्थ, ठीक है, मैं पहले से 90 लगभग लोग नाप के रख रहा हूँ, वो अभी आगे बताऊंगा। ये आपका अर्थ आपसे कहा था किसी भी कंडीशन में सन टू अर्थ, ये जो आपकी लाइन है ये डिस्टेंस आप देखेंगे, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, डिस्टेंस RES सन टू अर्थ, ये डिस्टेंस आप देखेंगे ये कहलाएगा RPS प्लेनेट टू सन, और ये डिस्टेंस अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस है आपका REP यानी कि अर्थ टू प्लेनेट। और इस पूरी कहानी में सबसे खास बात, किसी भी प्लेनेट के लिए एक खास एंगल, और कौन से खास एंगल की बात कर रहा हूँ, अर्थ से सन के डायरेक्शन और प्लेन के डायरेक्शन के बीच में जो भी एंगल बनता है वो हम लिखते हैं एप्सिलॉन से। और इस एंगल का नाम किसी को याद है क्या, ऐसा मुझे बताओ, किसी को इस एंगल का नाम याद हो, इस एंगल को हमने क्या नाम दिया था, किसी को याद नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। इस एंगल को ध्यान रखना, आप कहते हैं एलोंगेशन ऑफ प्लेनेट, और एलोंगेशन ऑफ प्लेनेट, अब ये सेंटेंस याद रखिएगा, व्हाट इज द एलोंगेशन ऑफ ए प्लेनेट, एलोंगेशन होगा द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द अर्थ टू सन डायरेक्शन एंड अर्थ टू प्लेनेट डायरेक्शन, या फिर वो ऐसे कह सकते हो स्ट्रेट लाइंस ऑफ अर्थ टू प्लेनेट एंड अर्थ टू सन, इनके बीच का एंगल ध्यान देखना, एंगल ऑफ एलिवेज आपका जब ये किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा, जब ध्यान देखना प्लेनेट और ये आपके कहाँ पर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर पोजीशन में। सबसे खास बात यह है कि जो आपकी अर्थ का डिस्टेंस है सन से RES, इसके लिए हम एक खास चीज़ पढ़ चुके हैं मेजरमेंट की यूनिट्स के दौरान ही, और इसलिए मैंने कहा था फिजिक्स जो भी लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल ध्यान से पढ़ते जाएगा, क्योंकि हम जितना पढ़ाते जाएंगे वो उतना इस साल, अगले साल और उसके अगले सालों अगर आप इंजीनियरिंग और ऐसी जगहों पर जाते हैं तो यूज़ होता है। इसलिए अगर आपने छोटी छोटी चीज़ें छोड़ रखी हैं, एक ही प्रॉब्लम आती है, बोले हमें समझ में नहीं आ रहा है या पता नहीं कहाँ से रख दिया, तो पता नहीं कहाँ से कोई नहीं रखता, रखेगा कहीं ना कहीं पीछे पढ़ाई हुई जगह से ही। RES आपको याद आएगा, अर्थ टू सन डिस्टेंस, इसको आपको मालूम है ये हमारे लिए कहलाती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये हमें मालूम है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल सन टू प्लेनेट अगर आप डिस्टेंस निकालना है, एक छोटा सा काम करें, आप वैल्यू रखें साइन एप्सिलॉन, जैसे इस ट्राइंगल में देखोगे साइन एप्सिलॉन कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि RPS, और अपॉन में आपके आएंगे RES, सही कह रहा हूँ, अब तो ये जल्दी जल्दी समझ में आ रहे होंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब जरा देखें, आपका RPS इज इक्वल्स टू कितना होगा, आपको मिलेगा RPS इज इक्वल्स टू RES डॉट साइन एप्सिलॉन, और मैंने कहा था RES की वैल्यू होती है
एक एस्ट्रोनॉमिकल, तो कुल मिला के आपको मिल जाएगा RPS इज इक्वल्स टू साइन एप्सिलॉन, फिर वो वैल्यू जो भी आए साइन 30 के अकॉर्डिंग 1/2 या 0.5, साइन 60 के अकॉर्डिंग मैंने कहा √3/2 या 0.866, या साइन 45 1/√2 यानी कि 0.707। तो जो भी डेसिमल में वैल्यूज होंगी वो साइन के एंगल पर डिपेंड करेंगे, जो भी हो इतने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये आपका प्लेनेट और सन के बीच का डिस्टेंस हमारा कैलकुलेट हो जाता है। सिमिलरली इन दिस मेथड इफ यू आर कैलकुलेटिंग द कॉस थीटा कैलकुलेट करोगे तो कॉस दिख रहा होगा ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा, इसकी हेल्प से आप REP यानी कि अर्थ टू प्लेनेट डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। याद दिलाने के लिए इतना काफी था कि जैसे हमने PS कैलकुलेट किया है ऐसे ही ट्राइंगल की ये साइड यानी कॉस की हेल्प से REP भी कैलकुलेट किया जाता है। तो दैट वाज द कोपरनिकस मेथड। कोई डाउट अब तो नहीं किसी को? हाँ ना बताएं सर। हाँ सर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सर फिक्स होती है? बेटा पिछले टर्म्स की क्लास नहीं ली या पढ़ी नहीं है बताओ? सर ली है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ सर अर्थ की ऑर्बिट तो ओवल शेप्ड होती है, तो कभी सन की डिस्टेंस पास होती है कभी दूर होती आपने है। ध्यान नहीं दिया, उसमें था एवरेज डिस्टेंस जो आप मानते हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माना जाता है, सही है ना? नहीं तो वो तो फिर आप सही कह रहे हैं। तो ओवल जो दूसरा अब शब्द बेटा बिल्कुल सही लीजिएगा, अब ओवल शेप मत कहिएगा। इलिप्टिकल। हाँ ये पहली चीज़। अब हम लोग कहा था ना साइंस में हम लोग जैसे ही आए तो हमारे शब्दों का सुधार अब होता जाए कि वही बताएंगे कि हमने पढ़ा हुआ है नहीं। सेमी इलिप्टिकल होगी, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होगी जो हम बात कर रहे थे। ठीक, अब और कोई शंका हो तो मुझे बताओ इसके अलावा? नो सर। नहीं, ठीक। दूसरा मेथड आप देखेंगे, ऐसे हमने एक मेथड लिया हुआ है आपके लिए, और जो मेथड आपका कौन सा है? ये मेथड है आपका केपलर्स मेथड। और केपलर्स मेथड पे जाते हो तो केपलर्स मेथड क्या मान के चलता है? ये मान के चलता है कि जो आपसे मैं बात कर रहा था, द ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन इज नॉट सर्कुलर बट द इलिप्टिकल। केपलर ने ऑर्बिट मानी थी इलिप्टिकल। दो पॉइंट यहाँ पर आते हैं, ये पॉइंट कहलाते हैं फोकस ऑफ द इलिप्स। आपसे वो कहता है जो सन होगा इस इलिप्स के किसी एक फोकस पे होगा, तो चाहे तुम इस पे मान लो चाहे उस पर मान लो। अलग अलग प्लेनेट्स के छल्ले अलग अलग काम करते हैं, किसी के लेफ्ट पे फोकस पे होता है, किसी के राइट पर। हमने फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, मान चले कहाँ है, इस वाले फोकस पे, यानी ध्यान देखें मैं सपोज आउट कर लेता हूँ, ये हो गया मेरा सन। अब अगर ये सन है तो इस सन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे जो मैं सामने ड्रॉ कर रहा हूँ आपका इसमें आपने आएगा हमारे पास दो एक्सेस होंगी, एक मेजर एक्सेस और ये एक्सेस आप लिए कहलाएगी माइनर एक्सेस। जब मेजर और माइनर एक्सेस लोगे ये आधी आधी है, ये मैंने कहा ये कौन सी एक्सेस है? ये आपकी सॉरी सेमी मेजर एक्सेस। सेमी मेजर को हम लिखेंगे आपके लिए ए से, और ये आपकी हो गई मैंने कहा सेमी माइनर, तो ये आप ए और बी से लिखते हुए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या कहता है, जो ये कहता है वो आपको समझ में आएगा। कोई भी प्लेनेट यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, और जो भी प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, जो हम लास्ट टर्न पे बात कर रहे थे, मरकरी का टाइम पीरियड आपका 3 महीने है, अर्थ का 1 साल है, किसी और का 76 साल है, 76 ईयर्स। तो इतना डिफरेंस कहाँ से आ रहा है? इतना डिफरेंस इसी बात से आ रहा है कि ऑर्बिट की साइज बढ़ती जा रही है। तो ये कहता है कि टाइम पीरियड कहीं ना कहीं ध्यान से देखना आपके इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि उसका डिस्टेंस कितना है, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है, ये इसकी आपकी लेंथ पर डिपेंड करेगा। और ये फॉर्मूला कहते हो केपलर्स डेरिवेशन है, वो कहेगा T² प्रोपोर्शनेट होगा ए क्यूब। ये लॉ हम प्रूव भी करेंगे जब हम आपके लिए चैप्टर आगे किसी एक चैप्टर में जाएंगे ग्रेविटेशन में, तो दिस लॉ विल बी प्रूव्ड बाय अस आल्सो। अब अगली चीज जो मैं कह रहा था, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है T1/T2 इज इक्वल्स टू होने चाहिए A1/A2। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है पहला दूसरा, और पहला दूसरा इनवर्सली होते तो ये क्या हो जाते? A2/A1। बाकी समझ में आ रहा होगा, इनके स्क्वायर्स और इनके क्यूब। बाकी छोटी छोटी हमने कहा मैथमेटिक्स है,
स्क्वायर में आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, ध्यान देखना, सॉरी, आप कह सकते हैं a1/a2 इज इक्वल्स टू कितना होगा, उसका क्यूब रूट हो जाएगा, और क्यूब रूट लेंगे तो ये आपका t1/t2 क्या था आपका, t1/t2 का स्क्वायर मौजूद था, क्यूब रूट ले लें सो इट विल बिकम t1/2/3। तो देखो ध्यान से, तुम्हारा a1 या a2 जो भी मान लो, अगर तुम a1 मान लोगे, a1 हमें मालूम है तो a2 निकल आएगा, a2 मालूम होगा तो a1 निकल आएगा। तो जिस भी एक कोई एक के लिए तुम वैल्यू रख दोगे, दूसरे की वैल्यूज कैलकुलेट की जा सकती हैं। ये रिलेशन आप देखना कहीं ना कहीं डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट ये कैलकुलेट कर देता है। तो जनरल मेथड्स थे। अब इन्हीं मेथड्स को मैंने कहा फुर्ती से 1 मिनट का टाइम लेते हुए, सिर्फ 1 मिनट में फुर्ती से आपके लिए दोबारा दिखाते हुए चले जाएंगे, जो आपकी शीट्स में मौजूद है और जो मैंने कहा आपकी स्लाइड्स में। जो स्लाइड और शीट आपकी एक ही कहानी बताती आएंगी। कहाँ से हम स्टार्ट करते थे, मैंने कहा कोपरनिकस मेथड से हम लोगों ने स्टार्ट करना था आज के लिए, हल्का सा बताते हुए। ये मेथड यही है जो बात कर रहा था, ये RPS RES 90 डिग्री के एंगल पे मैक्सिमम काय पर बेस्ड है। मेजर द रिलेटिव डिस्टेंस किन प्लेनेट के लिए जा रहा है, इंफीरियर प्लेनेट्स के लिए। इंफीरियर कौन है, विच आर क्लोजर टू द सन देन द अर्थ, जो अर्थ के कंपैरिजन में ज़्यादा क्लोज है। एग्जाम्पल मरकरी और वीनस। बस इसी स्पीड बताते हुए जाएंगे। कोपरनिकस ने कैसी ऑर्बिट एज्यूम की है, सामने नजर आ रही है। ही हैज एज्यूम द सर्कुलर ऑर्बिट। केपलर बता ही चुका था, इसने एज्यूम की है आपके लिए इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। और बस ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा था जिसका आपने जवाब नहीं दिया था, वे कह रहा है द एंगल फॉर्म्ड एट अर्थ बिटवीन द अर्थ प्लेनेट डायरेक्शन। अर्थ प्लेनेट डायरेक्शन बोले तो कौन से डायरेक्शन की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, अर्थ प्लेनेट डायरेक्शन से मेरा मतलब है EP, और ऐसे ही दूसरा डायरेक्शन ध्यान देखें अर्थ सन डायरेक्शन, यानी हम बात कर रहे हैं ES। इन दोनों डायरेक्शंस के बीच ये रहे आपके EP और ES। किसी को शंका हो जाए तो फिर देख ले, इन दोनों डायरेक्शन के बीच यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा आपका, एलोंगेशन, या मैंने कहा एप्सिलॉन। बस फुर्ती से इसलिए आपको दिखा दिए ताकि आपको जो डाउट क्लियर हो जाए। प्लेनेट्स एलोंगेशन, दिस इज द एंगुलर डिस्टेंस। और लास्ट कहानी, मैक्सिमम होगा एप्सिलॉन कब होगा, जब प्लेनेट आपको कहाँ दिखेगा, फारदेस्ट फ्रॉम द सन। इस समय एंगल सबटेंडेड बाय द सन एंड अर्थ, ये आपका कितना हो जाएगा प्लेनेट पर, ये एंगल होता है 90 डिग्री। बस इसी 90 डिग्री के ट्रायंगल का हम इस्तेमाल करेंगे। दो कहानियां हम छोटी छोटी यूज करेंगे। कौन कौन सी कहानियां, नंबर 1 आप इस्तेमाल करेंगे साइन एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू, साइन एप्सिलॉन पे जाओगे तो RPS RES आपको मालूम है, RES होता है 1 AU। तो आपका प्लेनेट का डिस्टेंस कितना निकाल आया, साइन एप्सिलॉन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। साइन एप्सिलॉन जैसे कि मैंने कहा वैल्यू एप्सिलॉन के 30 डिग्री, और ध्यान रखना 30 45 पे नहीं आ रहे, 37 भी हो सकती है, अलग अलग वैल्यूज हैं। ये वैल्यू तो इसलिए ली है क्योंकि ये हमें और तुम्हें दोनों को मालूम है। 30 डिग्री होगी तो 1/2 यानी कि कितने आएगा 0.5। अगर 45 लोगे तो 1/√2, 1/√2 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो तो कितना आता है 0.707। और 60 डिग्री √3/2 डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.866, या सिंपल कह सकते हो 0.87 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये आप इससे निकाल सकते हैं। अगर दूसरे साइड का निकालना हो तो उसके लिए कॉस इस्तेमाल कर लेना, ठीक। अब अगली चीज आती है केपलर्स मेथड ऑफ सुपीरियर और एक्सटीरियर प्लेनेट्स। ये किस बारे में चलता है, ये माने चलता है एक्सटीरियर प्लेनेट्स कौन से होंगे, एक्सटीरियर होंगे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये आपको सोलर वो आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। कैसी ऑर्बिट की थी, एज्यूम द इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये मैंने इसलिए दिखा दिया। और सबसे खास बात जो कह रहा है, टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो ये लैंग्वेज में हो गया स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। और इसी चीज को अगर आप देखेंगे मैथमेटिकल लिखा हुआ तो ये रहा आपका, यही है आपका स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। बाकी मैंने कहा था क्यूब रूट लेके वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये आप कर सकते हैं। अब इसमें कोई डाउट हो किसी को तो मुझे बताएं, वैसे मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, ठीक।
अब एक और सिंपल सी थी, डायमीटर ऑफ द मून आप कैसे करेंगे, तो ये जो पैरेलैक्स मेथड में फॉर्मूला लिया था वही एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या काम करोगे, छोटा सा डायमीटर ऑफ मून के लिए मैंने कहा ये मान के चले मून का डायमीटर। आप एक काम करें, एक टेलीस्कोप से एक बार आप इस साइड इंटरसेक्ट करें, टेलीस्कोप से आप एक बार इस साइड इंटरसेक्ट करें। तुम कहोगे अलग अलग क्यों जा रहे हैं, अलग अलग मैंने इसलिए बनाया ताकि आप दिख जाए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है तुम कहने लगे बाहर क्यों बना रहे हैं, हल्का सा बाहर इसलिए बनाया है ताकि तुम्हें बिल्कुल साफ, चूंकि तुम ऑन स्क्रीन हो इसलिए साफ दिखे, ठीक है। बाकी लाइन टच करती हुई लेंगे। तो मैंने कहा ये इधर से मैंने इंटरसेक्ट किया, ये इधर से इंटरसेक्ट किया, क्या परिणाम आएगा, बीच का एंगल आप निकाल सकते हैं। और जैसे ही बीच का एंगल निकला तो ध्यान देखना ये एंगल, ये आपके लिए आर्क, और ये हो गई आपकी रेडियस। इनमें से आप देखेंगे एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस करोगे, एंगल मालूम है टेलीस्कोप से नाप लिया, रेडियस मालूम है, रेडियस हमने राडार से, लेजर से, ऐसे किसी मेथड से रेडियस यानी कि डिस्टेंस पहले मेजर किया था। बचा क्या, बचेगा ये आर्क, और इसे अब कैलकुलेट होना ही है। बस ये कहा जाता है आपसे, क्या कहा जाता है, डायमीटर इज ए बी, पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑब्जर्व बाय ए पावरफुल टेलीस्कोप। एक पावरफुल टेलीस्कोप से आप इनको ऑब्जर्व कीजिएगा। देन आप क्या करेंगे, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस यानी थीटा इज इक्वल्स टू ए बी आर्क अपॉन ये ओ बी यानी कि रेडियस, तो कितना हो जाएगा डी बाई एक्स, खत्म। डी इज इक्वल्स टू एस थीटा एंड दैट्स ऑल फॉर दिस मेजरमेंट। अब इन मेजरमेंट्स में कहीं कोई दिक्कत है, हाँ या ना बोले, बोलो बालको फुर्ती से, कहीं कोई समस्या। हाँ सर। आ जाए, अब हम एक अगली चीज पे जाते हैं। अगली चीज हम जिस पे जाएंगे वो है आपके लिए मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस का मतलब है, अभी जो हम बात कर रहे थे यहाँ तक हमारा टॉपिक कहाँ चल रहा था, यहाँ तक हमारा टॉपिक टिका हुआ था मेजरमेंट ऑफ हाई क्लास डिस्टेंसेस। मैंने कहा था बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस प्लेनेट के और इसके उसके नाप रहे थे। अब बिल्कुल छोटे पे आते हैं, और छोटे मतलब घरेलू नहीं, घरेलू के लिए डायरेक्ट मेथड लगते हैं। मैं माने चलता हूँ एटॉमिक डिस्टेंसेस की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल उससे नहीं मेजर कर सकते। एटॉमिक डिस्टेंसेस में या रेडियस मेजर करने के लिए ध्यान देखना, जो हम मेथड इस्तेमाल करते हैं वो मेथड आपका कहलाता है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस बेस्ड मेथड। अब आप पूछेंगे एवोगैड्रोस मेथड या एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या है। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से जब आप जाते हैं तो मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस आपसे बताती है दो छोटी छोटी बातें पूछूंगा यहाँ पर और मुझे बताइएगा। नंबर 1 कि आपको ऐसा मालूम है जब भी आप कोई भी सब्सटेंस लेते हैं तो सब्सटेंस में जो एटम प्लेस होते हैं उन एटम्स के बीच में कहीं ना कहीं गैप होता है। सारे एटम मैंने कहा एक दूसरे से आटे के गोले की तरह चिपके नहीं होते। क्या ये आपको मालूम है, हाँ या ना। इसका मतलब है, ध्यान से एक बात देखना, अगर सपोज करो, चलो एटम तो मैंने नहीं देखे, हम तो सिंपल कहते हैं शक्कर के दाने या किसी बर्तन में चने भर दो, ऐसी कोई चीज़ आप भरें तो आपका ध्यान जाएगा जब ये भरे होंगे तो दो पार्टिकल्स के बीच में, इन दो पार्टिकल्स के बीच में आप देखेंगे यहाँ कहीं यहाँ पर गैप भी मौजूद होगा। और अगर गैप मौजूद है तो यहाँ पर एक चीज आती है द एक्चुअल वॉल्यूम और ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम। जैसे आपको बाहर से दिखाई दे रहा है कि ये स्फीयर्स इतनी जगह घेर रहे हैं, इनका वॉल्यूम कितना है। ये वॉल्यूम का मतलब तो याद है, वॉल्यूम का मतलब होता था स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब जरा ध्यान देखो, जो एक्चुअल है ये पूरा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हमें दिख रहा है, हमें समझ में आ रहा है ये ऑब्जेक्ट इतनी जगह घेर रहा है। हकीकत है ये ऑब्जेक्ट इतनी जगह नहीं घेर रहा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के जो एटम्स हैं वो तुम देखोगे वो केवल इतनी 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 जगहों पर मौजूद है, बाकी जगह बीच बीच में खाली है। और इसलिए एवोगैड्रोस एक हाइपोथेसिस आती है। एवोगैड्रो कहता है कि अगर आप कभी भी 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस लेते हैं, मैंने कहा कितना सब्सटेंस लेते हैं आप, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस चूज करें। 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस में जो एटम्स का वॉल्यूम है, एटम्स का वॉल्यूम आप कह सकते हैं या उसी को हम कह सकते हैं एक्चुअल वॉल्यूम। वो एक्चुअल वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है, एटम्स का वॉल्यूम, प्रैक्टिकल वॉल्यूम या जो मेजर्ड वॉल्यूम है, जो मैंने मान लिया मैं उसको सिंपल वॉल्यूम लिखता हूँ कि वही अपन देखते हैं, उस वॉल्यूम से थोड़ा सा कम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बीच बीच में जगह छूटी हुई है।
कितना आता है, तो 66%, या आप कह सकते हैं ये आता है 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। तो पहले तो बताएं क्या ये हाइपोथेसिस समझ में आती है, हाँ या ना, बताएं फुर्ती से, कोई दिक्कत किसी को? रिपीट कर दीजिए सर। रिपीट कर दें। मैंने कहा अगर आप कोई भी सब्सटेंस लेते हैं तो मैंने कहा किसी भी सब्सटेंस में जो एटम्स होते हैं, क्या आपको ये जानकारी है कि एटम्स के बीच में कहीं ना कहीं गैप होता है, और अगर एटम्स के बीच में कहीं ना कहीं गैप है, जो मैं बात कर रहा था, तो ये गैप एक खास बात बताता है कि ये जो एटम है ये जैसे बीच का गैप है, इस गैप का सेंस क्या है कि बाहर से जो आपको सब्सटेंस नजर आ रहा है कि इतना वॉल्यूम घेर रहा है, मुझे बताओ वॉल्यूम किसे कहते हैं? बालकों बहुत सारे वॉल्यूम कैलकुलेट किए होंगे लास्ट ईयर। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन्ड बाय वॉल्यूम? सर सर किसी भी कितना ऑक्यूपाई कर रहा है सर, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितनी जगह घेर रहा है, सही कह रहे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में उस चीज ने कितनी जगह ऑक्यूपाई की, क्योंकि आपको मालूम है दो वर्ड आते हैं कि स्पेस और एक टाइम। स्पेस, कितना स्पेस घेर रहे हो, और कितने टाइम के लिए कोई चीज, कोई इवेंट चल रहा है। मतलब जब आप स्पेस पे जाते हैं तो इस स्पेस में से बाहर से हमें क्या क्या नजर आ रहा है कि ब्लॉक जो है इतनी जगह घेरे। हकीकत में आप देखना है ब्लॉक इतनी जगह नहीं घेरे, क्योंकि इस ब्लॉक में बीच बीच में हमने कहा पॉइंट्स खाली भी हैं, तो एटम्स के बीच में पॉइंट्स खाली हैं। और इसीलिए जो आप कहेंगे, मैं एक और सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कभी किसी बर्तन में शक्कर भरें, चाय की पत्ती भरें, एक काम करना उसको हिला देना, तो समझ में आएगा थोड़ा बैठ जाती है। यानी जैसे आपने चाय की पत्ती एक बर्तन में भरी और आपको नजर आया इसका वॉल्यूम ये है, हकीकत में वॉल्यूम नहीं है, असली वॉल्यूम कम है, क्योंकि बीच बीच में स्पेसेस हैं। हिलाओगे कुछ स्पेस कवर हो गई तो उतना और कम हो जाएगा, बाकी प्रैक्टिकली सारी स्पेसेस आप कभी भी कवर कर ही नहीं सकते, तो ज़्यादा दिखता है। तो मैं जो कहता हूँ जो एक्चुअल वॉल्यूम है, जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एटम्स होगा, एटम्स का जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, वो होता है 2/3 ऑफ ऑब्जर्व्ड या मेजर्ड वॉल्यूम के। यानी कि एक्चुअल वॉल्यूम ज्यादा होगा, सॉरी मेजर्ड वॉल्यूम ज्यादा होगा, एटम्स का वॉल्यूम उससे क्या आएगा, हल्का सा कम आएगा। अब मुझे बताएं क्या ये कहानी समझ में आती है? तो सर जी हाइपोथेसिस किस तरह से कहलाएगी? पहले बताएं हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? किसी भी चीज की परिकल्पना करना। एक मिनट बेटा, एक एक बोलना, जैसे अभी इससे बात कर रहा हूँ, दो लोगों में क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाती है, माइक भी और आवाज भी। हाँ बेटिया आप बोले, आप क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? सर एज्यूम करना या कल्पना, परिकल्पना करना। मैं आप बताता हूँ, हाइपोथेसिस जो है कल्पना नहीं होती। कल्पना और परिकल्पना ये दो अलग अलग शब्द हैं। कल्पना होता है इमेजिनेशन, और परिकल्पना होती है हाइपोथेसिस, दोनों में अंतर है, उस अंतर को ध्यान से देखिएगा। कल्पना ये होती है जो हमने कहा घोर कल्पना, जैसे टोटल अपन कह सकते हैं बेसलेस, हमने कल्पना कर ली ऐसा होना चाहिए। हाइपोथेसिस वो होती है जो फैक्ट्स पर बेस्ड होती है, जो आपको दिख नहीं रहा लेकिन जिसके पीछे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि यही होगा और कोई तरीका है नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, मान के चलें आपके घर से, मान के चलें आप अपने घर में, आपके घर में, मैंने कहा आपके घर में कोई एक बाई आती है बर्तन धोने, एक आपका छोटा भाई है, दो लोग हैं और आप हैं, और घर से सपोज करें 500 रुपये गायब हो जाते हैं, किसने लिए होंगे? सर छोटे भाई ने किया होगा। कैसे? ये कल्पना है, समझ आ गया? ये क्या है, ये कल्पना है, छोटे भाई ने लिया होगा। अब मैं बताता हूँ, अगर आपको ऐसा दिखे, ये आपको पता चलता है कि कल आप जो है परसों छोटा भाई जो है कैडबरी का पूरा हम कहते हैं पूरा गिफ्ट पैक 250 रुपये वाला लिए और अकेले पूरे खा गया, अगर आप तब कहते हैं छोटे भाई ने लिए होंगे, तो ये परिकल्पना है, देन इट इज हाइपोथेसिस। दोनों में अंतर समझ में आ गया? कल्पना बेसलेस है, परिकल्पना हाइपोथेसिस एक ही चीज पर बेस्ड है। आपको मालूम है मेरा भाई कमाता नहीं है, छोटा है, आप 11th में है तो आपसे छोटा ही होगा, 8th 9th 10th इससे ऊपर तो नहीं हो सकता। तो मैंने कहा अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वो आदमी
एक 250 का कैडबरीज का इतना बड़ा पैकेट खरीद के खाता है, अगर 2 रुपए की चॉकलेट खाता है तो अपन सोचते पॉकेट मनी से बचा ले गया होगा। 250 का खाता है तो इसका मतलब उस पास पैसा कहाँ से आया, देन इट इज द हाइपोथेसिस, कोई और चारा नहीं है। समझ में बात आती है? तो ये हाइपोथेसिस कहलाती है जहां आपको ये समझ में आता है कि हमें दिख तो नहीं रहा, हमने उसे पैसा चुराते हुए देखा नहीं है, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि उस अलमारी का कोड केवल 2 लोगों को मालूम है, हमें और उसको, और वो कोड से अलमारी ओपन हुई है और बोले उसके बाद इसने ये भी किया है, यानी एविडेंस बिल्कुल साफ बता रहे हैं, देखा किसी ने नहीं है। तो ये हाइपोथेसिस है। तो ये जो मैं बात कर रहा था इसलिए हाइपोथेसिस है क्योंकि एटम्स को और एक्चुअल वॉल्यूम को आप गैप नाप नहीं सकते ना कि आप कहें कि ये ऐसा होगा। तो जो एविडेंसेस पर बेस्ड है, कैलकुलेशंस पर, उस वहां से जो आपको आएगा कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब ऐसा हो, देखा हमने भी नहीं, लेकिन जैसे आप देखेंगे नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल, इट इज एन हाइपोथेसिस। व्हाई इट इज एन हाइपोथेसिस? क्योंकि देखा थोड़ी आपने इलेक्ट्रॉन घूमते हुए देखे हैं, नहीं देखे ना। आप मान के चलते हैं कि ऐसा तभी पॉसिबल है अगर आपके अल्फा पार्टिकल रिटर्न हो रहे हैं, मतलब बीच में पॉजिटिव चार्ज है, ना मैंने देखा ना आपने देखा, लेकिन एविडेंसेस कहीं ना कहीं बता रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था ये अंतर है इमेजिनेशन और हाइपोथेसिस में। अब ये क्लियर होता है। ये मैंने हाइपोथेसिस क्यों कही है, क्योंकि ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं ये एवोगैड्रो ने झांक के नहीं देखा, ये उसने ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन समझ में आया कि आपका 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए एक्चुअल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 2/3 ऑफ द ऑब्जर्व वॉल्यूम। अब एक सामान्य सी चीज देखें, जो अगली बात में मैं करता हूँ, एक सवाल बनेगा 1 ग्राम में आखिरकार एटम कितने होंगे। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम में कितने एटम होते हैं, आपको एक एवोगैड्रो की एक और चीज याद आएगी। एवोगैड्रो ने एक नंबर दिया हुआ था कैपिटल एन, विच इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, जो आपका होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर अब सभी को मालूम होगा, आई होप सो कि आपको ऐसा याद है। ये एवोगैड्रो नंबर क्या चीज बताता है? नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल। नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, सही कह रहे हैं। यानी 1 मोल जब आप लेते हैं तो इस 1 मोल में आपके नंबर ऑफ एटम्स जहां से आपको मिलते हैं वो नंबर ऑफ एटम्स आपको मिलते हैं, चलो एटम्स एन लिख देता हूँ, ठीक है ना। 6.022 कौन लिखेगा, एवोगैड्रो नंबर एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सवाल आता है किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल कितना होता है, क्योंकि अभी हमने पिछले दिनों पढ़ा था द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन मोल्स, और आप एक्सेप्ट कर रहे थे हाँ हम किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी, किसी भी अमाउंट की सब्सटेंस की अमाउंट या क्वांटिटी काय में मेजर करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मोल मेजर करेंगे। तो मेरा सवाल ये है, मान के चलें अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप 1 मोल सोडियम खरीद के ले आए, ठीक है ना, या मैंने आपसे कहा 1 मोल सिंपल एलिमेंट ले रहा हूँ जो आपको याद होंगे 9-10 से, और कौन सा याद होगा, चलो ये हीलियम याद होंगे, तो चलो मैंने सोडियम ही ले लेता हूँ, एक हीलियम ले लूँ, चलो हीलियम ले लेता हूँ। मुझे बताएं अगर आपसे 1 मोल सोडियम खरीद के लाने को कहा जाए, बाजार से 1 मोल सोडियम ले आओ, कितना सोडियम लाओगे? 23 ग्राम। कितना? 23 ग्राम। 23 ग्राम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कितना सोडियम आप लेके आएंगे? इतना, याद आ जाता है 23 ग्राम, बढ़िया। और अगर आपसे हीलियम कह दी जाए तो कितने ग्राम लाओगे? 4 ग्राम, सही कह रहे हैं। और अगर हीलियम 4 ग्राम नहीं लानी हो, हीलियम इसलिए ली थी बिकॉज इट इज गैस ऑल्सो, अगर हीलियम तौलते नहीं बने तो मैंने कहा 22.5 लीटर ले आइएगा STP पर। सही कह रहा हूँ क्या मैं? 22.5 को एग्जैक्ट कर देता हूँ, किसी को आपत्ति नहीं हो जाए। 22.5 क्यों कह रहे हो, तो 22.4 कर देता है भैया, एग्जैक्ट कर देता हूँ, और क्या। इसका मतलब है, ध्यान देखना, आपको ये समझ में आएगा किसी भी चीज का जितना एटॉमिक मास होगा उतने ग्राम में आपके कितने एटम्स होंगे, एन। तो मैं ऐसा कह देता हूँ कैपिटल M ग्राम में, हिंदी में लिख देता हूँ कैपिटल M ग्राम में कितने एटम्स होंगे, N एटम्स। तो 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, 1 ग्राम में एटम्स होंगे N/M। बोलिए, इसमें तो कोई समस्या नहीं किसी को। M ग्राम में इतने, तो यही M बता रहे थे आप, जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास है 23 ग्राम या 4 ग्राम, इसमें हमने मान लिया है, 1 ग्राम में निकल आएंगे। अब क्या आपको ध्यान है, जो आपका एटम होता है वो स्फेरिकल होता है, और एटम अगर स्फेरिकल होता है तो स्फीयर का
वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसलिए आपसे कहा जाएगा 1 ग्राम एटम्स, और इसीलिए आधी हिंदी का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप बिल्कुल समझ में आए। ये लिखा है मैंने 1 ग्राम एटम्स का वॉल्यूम, 1 ग्राम एटम्स का वॉल्यूम कितना आएगा ध्यान देखना। आपके पास कितने एटम्स हैं, इतने एटम्स हैं, तो ये हो गया n/m और इनटू हो गया आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ये समझ में आ रहा होगा, एक एटम का मॉलिक्यूल है। इतनी कैलकुलेशन में किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो 1 मिनट फुर्ती से देखो। इन 4 लाइनों में थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि कहीं चमक रहा हो तो दिखे, दिखने में साफ आए। देखो इन 4 लाइनों की जो कोई दिक्कत तो नहीं। जो आप करते 1 मोल में 23 ग्राम सोडियम होगा और एटम्स कितने होंगे n। इसी बात का फायदा उठा के मैंने कहा किसी चीज़ का मास मैंने मान लिया m है, जो भी हो वो 23 4 अलग के अलग अलग आएंगे। m ग्राम में n एटम, 1 ग्राम में n/m। चलो मैंने यहाँ छोटा m कर दिया था, उसको चाहे कैपिटल कर देना चाहे, चलो स्मॉल ही बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है ना। 1 ग्राम का वॉल्यूम कितना हो गया n/m इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। बस अब लास्ट चले आएंगे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ये जो भी था मान के चले सोडियम ही था। अब आप एक सोडियम का टुकड़ा उठाएं, 1 ग्राम का 1 ग्राम सोडियम का वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट। बस देखो ध्यान से, आपको मालूम है 1 ग्राम सोडियम का जो वॉल्यूम होगा, ये जो आपका वॉल्यूम है इनका, तो ये कहा जाए n/m 4/3 पाई आर क्यूब। यानी मैंने क्या कहा, ये क्या है 1 ग्राम एटम्स का वॉल्यूम, यही लिखा हुआ है, फिर से दिखा रहा हूँ। ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 2/3 ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम। और देखें ध्यान से, अगर इस पूरे कहानी को देखें तो आपका आर कैलकुलेट हो गया है। सिर्फ आपको मैथमेटिक्स जरा सी लगाने की ज़रूरत है। वॉल्यूम आप किसी भी सब्सटेंस का डायरेक्ट नाप लेंगे, इतना वॉल्यूम है। n एवोगैड्रो नंबर होता है। m आपको याद होंगे और नहीं याद है तो पीरियडिक टेबल बता देगी, सही ना। माने चलो कोई वैसा मुझे मैग्नीशियम का याद नहीं है, मैंने कोई बात नहीं, पीरियडिक टेबल 10th की पढ़ लो, पता चल जाएगा। मैग्नीशियम का मास 24 होता है। 4/3 तो 4/3 होते ही हैं। पाई की वैल्यू अपने पास है ही, ये 2/3। अब मुझे बताओ इस पूरी कहानी में अननोन क्या है, आर। मुझे लग रहा है सारा कचरा इधर भेज के आर की कैलकुलेशन, जिसे कहा जाता है एक बार ट्रांसफर और क्यूब रूट लेके आर निकल आएगा। कितने लोग इस बात से सेटिस्फाइड हैं कि हाँ यहाँ से रेडियस ऑफ एटम निकाली जा सकती है? कोई डाउट हो तो फुर्ती से पूछें, बताएं। आराम से पढ़ लें एक बार और फिर मुझे उस शंका को पूछ लें। कोई शंका किसी को कहीं से कहीं तक? बताओ बाल को। अरे कोई बोल ही नहीं रहा। नहीं है सर। हाँ बताओ, कोई डाउट? सर नहीं, ठीक। हाँ, इसी चीज़ को मैंने कहा एक बार हम बस शीट में से पढ़ देते हैं ताकि आपको ये नहीं लगे कि हम जो कैलकुलेट कर रहे थे शीट कुछ और कह रही हो, कुछ नहीं कहेगा। फुर्ती से पढ़ता हूँ आपके रिवीजन के लिए। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, एटम्स का एक्चुअल वॉल्यूम 1 ग्राम सब्सटेंस में कितना होता है? ये होता है 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम। एटम्स का वॉल्यूम कितना होगा? एक्चुअल वॉल्यूम का 2/3। अब क्या कह रहा है? वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स बराबर 2/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। खत्म, ये मैथमेटिकली लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ एटम बराबर 2/3 ऑफ वॉल्यूम। अब जो आपसे कहानी पढ़ रहा था भाई सोडियम के 23 ग्राम वाली, m इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। तो m ग्राम सब्सटेंस में कितने एटम्स होंगे? n एटम्स। इसी को मैंने हिंदी में लिख दिया था, m ग्राम में n एटम। m ग्राम में n एटम है तो 1 ग्राम में कितने होंगे? m में थे n तो 1 में होंगे n/m, यानी ये लिखा हुआ है, छोटा दिख रहा हो, चलो अरे फिर मैंने वही कर दिया, चलो
इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम कितने एटम है n/m, और एक का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दैट्स ऑल फॉर दिस शीट। अगले स्टेप में हम जाएंगे। अगला स्टेप आपसे क्या कहेगा, अगर आपका टोटल वॉल्यूम कितना है आपके पास, टोटल वॉल्यूम है आपके पास कैपिटल V, तो ये एटम्स का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, एक एटम का वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ एटम्स, सारे एटम्स का वॉल्यूम बराबर होगा आपके 2/3 ऑफ जो आपने नापा है। दैट्स ऑल। मैंने यही छोड़ दिया था, मैंने कहा था कि वो सब कांस्टेंट है, उधर भेजना, आर निकल आएगा, खत्म। या आप डेंसिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, मास से नहीं निकालना चाहें तो इस फॉर्म में भी ले लिया जाता है। ये डेंसिटी के फॉर्म में ले लिया है क्योंकि डेंसिटी हमें सारे सब्सटेंसेस की डेंसिटी की हमारे पास टेबल होती है। अगर आप कभी वॉल्यूम नहीं निकालना चाहें, क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 ग्राम वॉल्यूम मास ले रहे थे, 1/v, v इज इक्वल्स टू 1/रो, रो बराबर 1/v, तो v कितना हो गया 1/रो रख दो, वो भी कैलकुलेट नहीं नापना। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डायरेक्ट टेबल से देख लेंगे। रखो वैल्यू 2/3 पाई आर क्यू n/m, जो आपको नजर आ रहा है ये रहा, और इज इक्वल्स टू 2/3 1/रो, यानी r बराबर कितना निकलेगा, ये सारा कचरा इधर m, एक 2 से 3 के 2 से 2 कैंसिल, 3 बचेगा, सॉरी 3 कैंसिल, और साथ में क्या बचा n, और एक रह जाएगा रो, और पावर 1/3 मतलब दिख रहा होगा r क्यूब है, r का क्यूब रूट निकाल रहे हो। तो ये मैंने कहा ये ऐसी चीज़ है, खुद भी कर सकते हो, सब 10th के बहुत शानदार नंबर वाले लोगों को। बाकी मैंने कहा मास पढ़ लेना कितना था भैया, सोडियम था तो जो आप कहते 23, हीलियम है तो 4, कुछ और ले लेंगे, मैग्नीशियम 24, पाई n, ये सब कांस्टेंट है। डेंसिटी रो ऑफ द सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फिजिकल टेबल्स, दैट्स ऑल। क्या है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस अब क्लियर हो जाती है, किसी को कोई शंका तो नहीं, बताएं हाँ या ना, जनरली नहीं। ठीक, आए अब हम एक और सिंपल से मेथड की बात करते हैं, और अब की बार हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मेथड। मॉलिक्यूलर लेयर मेथड काम में आता है, ध्यान से देखना। जब आप किसी लिक्विड की मॉलिक्यूल्स का डायमीटर या उसकी साइज पता करने की कोशिश करते हैं, तो अपने पास एक और इंटरेस्टिंग मेथड है जो कहलाएगा मॉलिक्यूलर लेयर मेथड। आओ बात करते हैं मॉलिक्यूलर लेयर मेथड क्या होता है, पहले इस पे चलते हैं। मॉलिक्यूलर लेयर मेथड जो आप हमसे बात करेंगे, तो जैसे इसमें इस मेथड में हम एक लिक्विड की आपसे जो है वो मॉलिक्यूल्स की साइड निकालेंगे जो होती है आपकी ऑलिक एसिड। कोई बताएगा ऑलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, रफली में याद दिलाओ, ऑलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा। लास्ट ईयर बताया इसलिए मुझे मालूम है, 10th बहुत सारे लोगों तुम्हें से मैंने पढ़ाया है। ऑलिक एसिड का फॉर्मूला बताओ। किसी को नहीं याद आ रहा, चले मैं याद दिलाता हूँ। जब आप सोप्स पढ़ते थे, सोप पढ़ते समय आपको बताया जाता था सोप होते C18H34O2। ठीक है, अब मैं याद दिला देता हूँ। जब आप पढ़ते थे तो आपको याद दिलाऊंगा, आप जो है उसमें जब सोप्स पढ़ते थे तो सोप बताए जाते थे लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड होते हैं। इतनी लॉन्ग चेन होते थे कि आप चेन बनाते नहीं थे, ऐसे ऐसे बना देते थे, है ना, याद आ गया, ONA करके, और यहाँ दिखा देते थे पॉजिटिव। यही होती थी कार्बन चेन, एक हाइड्रोफिलिक एंड एक हाइड्रोफोबिक एंड। अब याद दिला देता हूँ, इस समय आपसे बताया जाता था आप इस्तेमाल करते हैं सोडियम पामीटेट, पामीटेट 15, सोडियम ऑलिएट 16, सोडियम स्टीयरेट 17 कार्बन। अपने आप अंदाज लग गया होगा कितने कार्बन वाली एसिड है, 16 कार्बन वाली एसिड है। और एसिड ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप तो याद है, आप शायद 18 कह रहे थे, 18 मत लीजिएगा, ठीक, बाकी आप सही थे, आपने वो बाकी सब सही बताया था। COH, बढ़िया ग्रुप, मैंने कहा COH होगा। बाकी ऑलिक माने याद रखना 16, स्टीयरिक आ जाए तो 17, ठीक है ना। तो ये क्योंकि उसमें सोप में आते थे, इसलिए मैंने कहा ना, वहीं से रिलेट करके लास्ट ईयर हम बताते थे। हाँ, अब हम एक काम करते हैं, आपको ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल का डायमीटर या कहना चाहिए साइज चाहिए। ऑलिक एसिड क्या होती है, ध्यान देखना। ऑलिक एसिड जो है नॉर्मल उस एक लिक्विड है, आप उसको वो कर नहीं सकते। आप ऑलिक एसिड को एक काम करेंगे, ऑलिक एसिड को आप जो है वो आप मिलाते हैं सिंपल एल्कोहल में,
और जो आप एल्कोहल में मिलाते हैं तो आप एक काम कीजिएगा 1/20 सॉल्यूशन तैयार करते हैं। चलो अभी फिलहाल इस गिनती को रहने दो, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार करते हैं, ऐसा मान के चलें। फिर आप एक काम कर लेते हैं, इसमें से आप 1 cc समझ में आता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब सही है, इतना सॉल्यूशन फिर निकालते हैं 1 cc। फिर उसके हिसाब से आप 19 cc पानी मिला के फिर आप 1/20 cc का फिर सॉल्यूशन तैयार करते हो। क्या किया ध्यान देखना, 1/20 का सॉल्यूशन था, फिर एक निकाला उसको फिर 1/20 में कन्वर्ट किया, यानी टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा तुम्हारा ध्यान जाएगा 1/20 का 1/20 यानी कि 1/400 सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में याद दिलाऊं, 9th में भी हमने सॉल्यूशन पढ़े थे और 11वीं केमिस्ट्री में पहला चैप्टर सॉल्यूशन ही है। 1/400 सॉल्यूशन बता रहा है कि सॉल्यूशन के 400 हिस्सों में से एक हिस्सा केवल बेचारे किसका है, ये ऑलिक एसिड का है, बाकी 399 आपका सॉल्वेंट यानी कि अल्कोहल है। तो 1/400 किसी को नहीं ध्यान आ रहा हो तो मैंने कहा वो भी याद दिला दूं, 9th और 11th दोनों जगह हमने पढ़ा हुआ है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब जब आप ये सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं उसके बाद आप एक काम करेंगे, एक आप जो है किसी भी बर्तन में आप भरें पानी, इस पानी के ऊपर आप देखेंगे व्हाइट पाउडर आता है, पाउडर जो है लाइकोपोडियम पाउडर कहलाता है। लाइकोपोडियम पाउडर की खासियत ये है कि पानी पे लेयर बना लेता है, बिल्कुल बारीक लेयर, पानी में डिजोल्व हो या नीचे नहीं बैठता। तो चलो पहले मैं कहता हूँ आप क्या करेंगे, आप पानी पकड़े, पानी पे आप एक सिंपल सा काम करें, आप हल्का सा लाइकोपोडियम पाउडर छिड़के। लाइकोपोडियम पाउडर छिड़कोगे तो मैंने मान लिया ऐसा एक लेयर बन जाएगी, खैर पूरे में नहीं बनानी, बीच में एक अपना थोड़े से एरिया में बन जाए, दैट्स ऑल। जब ये लाइकोपोडियम पाउडर की लेयर बन गई, इसके बाद आप क्या करेंगे, 1 या 2 ड्रॉप आप टपकाएंगे उसके ऊपर, ये अपना सॉल्यूशन। इसको मैंने कहा क्या, इसके ऊपर आप जो है ये 1 या 2 ड्रॉप आप सॉल्यूशन डाल दें। जब आप सॉल्यूशन डालेंगे तो समझ में आ रहा है क्या होगा, ये सॉल्यूशन जब डालोगे अपनी अल्कोहल का तो पानी के ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर आप एक लेयर बना लेगा। आप कहेंगे डायरेक्ट पानी में क्यों नहीं डाला, क्योंकि अल्कोहल पानी में डिजोल्व हो जाती हैं। लास्ट ईयर अल्कोहल की प्रॉपर्टीज आप पढ़ते थे, अल्कोहल्स आर मिसिबल इन वाटर इन एनी प्रपोर्शन, ये पढ़ी है अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी अल्कोहल को पानी में किसी भी प्रपोर्शन में आप मिला सकते हैं। तो बीच में दीवार खड़ी कर दी है। अब मान चलो ये आपकी अगली लेयर बन गई, और सपोज करो ये लेयर बन गई आपकी, जो आपने 2 बूंद एसिड डाली है। दिख रहा है फिगर साफ तौर पे, देखो जरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिगर जरा चेक करना, मतलब आपको फिगर है, यस सर आ रहा है, देखने आ रहा है। ये मैंने कहा ये नीचे पानी भरा है, पीली लाइन पानी की लेयर बता रही है, जो आपके ऑरेंज डॉट मैंने लगाए थे, हालांकि उनको बहुत बड़ा लगाने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये मैंने बताया था कि आपने लाइकोपोडियम पाउडर डाल दिया पाउडर की लेयर के ऊपर, ताकि अल्कोहल जो डायरेक्ट कांटेक्ट में पानी के नहीं आए। फिर ऊपर से आपने क्या किया, या आपने अल्कोहल की ड्रॉप्स टपका दी, अल्कोहल की ड्रॉप टपकाओगे तो इन्होंने क्या किया, ये आपका जो है एक अल्कोहल की लेयर बना देंगी। जब लेयर बना देंगी उसके बाद इस सॉल्यूशन को थोड़ी देर पड़ा रहने दें, पड़ा रहने दोगे तो धीरे धीरे इससे अल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगी, केवल ऑलिक एसिड बचेगी। जब ऑलिक एसिड बचे तो कुछ नहीं करना, एक ट्रेसिंग पेपर से, ग्राफ पेपर से आप इस फिल्म का एरिया नाप लीजिएगा। आपको क्या नापना है, केवल और केवल एरिया ऑफ फिल्म। और एरिया ऑफ फिल्म ग्राफ पेपर से कैसे नापा जाता है ये मैं बताऊं, ये बहुत कम लोगों को ध्यान होगा। जब एरिया का कंसेप्ट हम 6th-7th में पढ़ते हैं कहीं, तो ये बताया जाता है एरिया नापने का असली तरीका ये होता है कि आप, जैसे हम कहते हैं इस ऑब्जेक्ट का एरिया कैसे निकालोगे, इस ऑब्जेक्ट का एरिया, ये किसी पर्टिकुलर मैथमेटिकल उसमें फॉलो नहीं हो रहा, इसका एरिया निकालने का तरीका मैं याद दिलाता हूँ, उस क्लास में आपसे बताया जाता है। इस पे आप रखते हैं ग्राफ पेपर, ठीक है, चूंकि हाथ से उतनी साफ लाइनें बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको रफ आइडिया लग जाएगा। जो आप ग्राफ पेपर इस पर रखते हैं तो ध्यान देखना, इसका एरिया कैलकुलेट होता चला जाता है। कितना है, 1 खाना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.5, 10, 10.5,
11.5 यानी 10.75, 11.75 एट्सेट्रा। तो जितने छोटे आपके मेजरमेंट होंगे उतना ही एक्यूरेटली आप इसका एरिया निकाल ले जाएंगे। यहाँ तो उतना छोटा मैं बना नहीं सकता, बिल्कुल बारीक ग्राफ पेपर आप रखेंगे तो इनकी हेल्प से आप ध्यान देखना आपका एरिया कैलकुलेट होता था। मैंने कहा ये मेथड आप कहाँ देखेंगे, शायद 7th या 8th बुक में आपको कहीं मिल जाएगा। इस ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फिल्म निकाल लेंगे। आधा मेथड समझ में आ गया होगा, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक हो, आपको समझ में आता है, इसलिए पहले मैं आधा मेथड आपको पढ़ा देता हूँ। आए देखें ध्यान से, फिर उस बाद हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे जाएंगे। आपसे क्या कहा जाता है, मॉलिकुलर मेथड। द मेथड इज सुटेबल फॉर सच लिक्विड्स हुज मॉलिक्यूल्स आर कंपैरेटिवली लार्जर एंड इजीली फॉर्म थिन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जो पानी के ऊपर क्या काम करते हैं, पतली सी फिल्म बना लेने में कामयाब होते हैं, उनके लिए लगेगा। ऑलिक एसिड इज ए सोपी लिक्विड विद लार्ज मॉलिकुलर साइज, बड़ी मॉलिकुलर साइज का लिक्विड है। फिर क्या कहता है, 1 cc ऑफ ऑलिक एसिड इज मिक्स्ड विद 20 cc ऑफ वाटर, सॉरी 20 cc ऑफ एल्कोहल। मतलब कितना मिक्सचर हो गया, 1/20। यही कह रहा था 1/20 का मिक्सचर तैयार करो। फिर क्या करोगे, इस मिक्सचर में से भी 20 cc में से एक पार्ट निकाल लो। देन 1 cc ऑफ दिस सॉल्यूशन इज अगेन मिक्स्ड, 1 cc निकाला, फिर उसको भी 20 पार्ट एल्कोहल में कर दिया। तो रिजल्ट क्या आएगा, अब जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, 1/20 ऑफ 1/20, आधे का भी आधा 1/4। जैसे 1/20 का 1/20 कितना हो गया, 1/40 पर cc का हमने सॉल्यूशन तैयार कर लिया। क्या ये पहला स्टेप साफ पढ़ने में आता है और समझ में आ जाता है, यहां से हमने स्टार्टिंग ली थी, हाँ ना बताएं, कोई डाउट। अब सेकंड स्टेप पे जाए, इसके बाद आप क्या काम करेंगे, इसके बाद आप कहते हैं, और नो वाटर हो गया, तो बेचारे को नाउ वाटर होना था। ये अपनी जो आप शीट है उसमें देख लेना कहीं ऐसा नो वाटर नहीं लिखा हो, क्योंकि ये होना है अब पानी डालेंगे। नाउ वाटर इज पोर्ड इन अ ट्रे, एक ट्रे में, बर्तन में आपने पानी डाला, जो हमने पीछे फिगर बना रहे थे। व्हेन द सरफेस ऑफ वाटर बिकम्स स्टेबल, जब सरफेस स्टेबल हो जाए, ये नहीं पानी पटका ऊपर से अल्कोहल पटक दी और सब चीजें इधर कर दी। व्हेन द सरफेस ऑफ द वाटर बिकम्स स्टेबल, आप क्या करेंगे, कुछ पाउडर डालेंगे, जैसे जिन्हें सुनने से अचानक नाम याद समझ में नहीं आया होगा वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। लाइकोपोडियम पाउडर कहा था मैंने, इज स्प्रेड ऑन इट, पाउडर की लेयर बना दी। नाउ सम ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन आर ड्रॉप्ड, 2-4 ड्रॉप आप डालें, जो हमने पिछली बार ऑरेंज या नीले कलर से दिखाई थी। क्या करेंगे, विच फॉर्म्स अ थिन फिल्म, जो एक पतली फिल्म बना लेंगे। आफ्टर सम टाइम एल्कोहल वेपोराइजेस, कुछ देर बाद एल्कोहल आपकी वेपोराइज होगी, एंड ओनली ऑलिक एसिड इज लेफ्ट ऑन द वाटर सरफेस। द एरिया ऑफ द फिल्म ए इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ए ट्रेसिंग पेपर। यहीं तक मैंने आपको लीव किया था, मैंने कहा था अब एक बार पहले हम देख लें, क्योंकि आधी चीज समझ में आया, नहीं तो पूरा बताता चला जाऊंगा, फिर पढ़ने में दिक्कत आएगी। एरिया निकाल लिया, बस अब कुछ नहीं करना। एरिया जैसे आप निकाल लेते हैं, उसके बाद एक मामूली सा 1 सेकंड का काम बचेगा, सिंपल सी कैलकुलेशन। और ये ध्यान देखना, वो ये कहता है, ये हमारे चलो पानी की लेयर और उसके ऊपर ये बना देता हूं मैं फिल्म, थोड़ा मोटी बना रहा हूं ताकि आपको दिखे। ये बन गई आपकी फिल्म ऑलिक एसिड की, लाइकोपोडियम पाउडर इसके नीचे मौजूद है, उसकी चिंता मत करना। अब हम सपोज करते हैं इस फिल्म की थिकनेस, ये थिकनेस है आपकी टी, और इस फिल्म का एरिया ए आपने नापा हुआ है, काय से नापा हुआ है, वो आपके पास जो ट्रेसिंग पेपर था। अगर ये एरिया ये थिकनेस है, तो ध्यान देखना इस फिल्म का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फिल्म समझ में आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ फिल्म कितना होगा, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू हाइट, यानी वॉल्यूम ऑफ फिल्म कितना होगा 80। अब एक मजेदार बात है, तुम्हें ध्यान है, ये जो इसका आपने वॉल्यूम यहाँ निकाला है, हमने जो ड्रॉप्स डाली थी हमें उनका वॉल्यूम पहले से मालूम था। बस अब एक काम करें, लास्ट लाइनें पढ़ें। इफ n ड्रॉप्स ऑफ ऑलिक एसिड, कितनी ड्रॉप आप डाल रहे हैं, n का मतलब 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। आपने ड्रॉप डाली, हर ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, कैपिटल V,
क्योंकि आप ड्रॉपर से ड्रॉप डालेंगे, ड्रॉपर तो देखा है ना सबने, गिना चुना रहता है, 1 ml गिर गई, 2 ml गिर गई, 3 ml, वॉल्यूम आपको पता रहेगा। तो क्या है, स्प्रेड देन द वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्स विल बी NV, एन ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा NV, 1 का V, 2 का 2V, 3 का 3V, ये ड्रॉप्स का वॉल्यूम है। और एक मजेदार बात, फिल्म का वॉल्यूम आप निकाल ही चुके हैं, बस तो देखो एक लास्ट लाइन कैलकुलेट डायरेक्ट समझ में आ जाएगी। अगर ड्रॉप्स का वॉल्यूम NV है तो वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड कितना होगा। तो मैं ध्यान था किसी भी सॉल्यूशन में जो आप ले रहे थे 1/400 का सॉल्यूशन था, 400 में से एक पार्ट आपका केवल ऑलिक एसिड है, तो इसलिए ऑलिक एसिड इसमें से कितनी होगी, मिल गई, इतनी ऑलिक एसिड बची होगी। तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम आपके बराबर होने चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है मास कंजर्व होता है, जितना आपने डाला होगा उतना ही रहेगा, ना तो उससे बढ़ जाना है और ना उससे कम हो जाना है। बस एक लास्ट लाइन, इफ द थिकनेस ऑफ द टी देन द वॉल्यूम ऑफ फिल्म विल बी AT, जो मैं यहाँ समझा रहा था कि अगर थिकनेस T है तो आपका वॉल्यूम ऑफ फिल्म कितना होगा AT, दोनों बराबर कर दें, AT इज इक्वल्स टू, ये वॉल्यूम आपका AT, चूंकि छोटा छोटा लिखा है तो मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, और ना इस फिल्म का आपका वॉल्यूम AT काय के बराबर होना चाहिए, जो आपकी ड्रॉप से ऑलिक एसिड गिरी थी। ऑलिक एसिड कितनी गिरी थी, NV, ये ड्रॉप का वॉल्यूम था, और उसमें ऑलिक एसिड कितनी थी, 400वां हिस्सा, ये तो ध्यान है ना। ऑलिक एसिड थी NV/400, तो यहाँ कह दूंगा NV/400, और देखें ध्यान से थिकनेस निकल आएगी। जैसे ही थिकनेस निकल आई, अब आपका एक लास्ट सवाल और होगा, और आप जो सवाल मन में सोच रहे होंगे, बोले इसमें हमने डायामीटर कहाँ निकाला, बोले थिकनेस निकाल के आपने क्या क्या निकाल लिया। तुम्हें भूल गए होगे, जब पानी के ऊपर कोई भी फिल्म बनती है तो फिल्म ऐसी होती है, देखो मैं दिखाता हूँ, यही थी फिल्म, ये आपकी पानी के लिए लेयर के ऊपर फिल्म बनी है। क्या आपको ध्यान है, ये फिल्म जो बनी है ये इसकी वजह से बनी है। किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो एक गोले को डार्क कर देता हूँ, 2 को, बताओ कितनों समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भैया। जो पानी के ऊपर लेयर बनती है वो लेयर मॉलिक्यूलर लेयर होती है, यानी ध्यान देखो, ये जो थिकनेस है जो आप T निकाल रहे हैं, ये मॉलिक्यूल के डायमीटर के बराबर होती है। अगर हमने थिकनेस कैलकुलेट की है जो आप कह रहे हैं, तो थिकनेस का मतलब ये मैंने मॉलिक्यूल का साइज या मॉलिक्यूल का डायमीटर कैलकुलेट कर लिया है इनडायरेक्टली। क्या अभी मेथड समझ में आता है, हाँ या ना बताएं। और कोई डाउट हो तो उसको भी फुर्ती से पूछ लें, ताकि मैं स्लाइड चेंज करने से पहले एक बार आपकी राय ले लूँ। कोई डाउट हो तो पूछें। बोल दिया जाए, ठीक, बस ये लास्ट लाइन आपको मैं बता देता है, क्या चीज बता देता है कि द थिकनेस ऑफ द फिल्म इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। से ही कह रहे थे ना, जो आपकी फिल्म की थिकनेस है, जो फिल्म नजर आ रही है, फिल्म काय की होगी,